जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, कल वाला सवाल निकाल लें। पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा जी, हमने डिस्कशन कर ली थी यहाँ तक कि कॉस्ट में डेवलपमेंट फेज का खर्चा, ट्रायल रन और डेवलपमेंट फेज की डेप्रीसिएशन, ये तीन चीज़ें क्या होंगी? मोबाइल यूज़ ना करें, इनटेंजिबल की कॉस्ट में ऐड होंगी। और उसके बाद हमने कह दिया था कि ट्रेनिंग एक्सपेंस में जाएगा। इसके बारे में बात होगी थी 0.4 के बारे में। क्या लिखा था 0.4 के बारे में हमने? अच्छा, 0.65 के बारे में बात होगी थी, ये भी होगी थी। क्या लिखा था फिक्रा, आप पढ़ के बताओ। एक्सपेंस ऑफ 0.65 विल बी चार्ज टू P&L, बस इतना लिखा था। एज अ प्रोडक्ट हैज अ शेल्फ लाइफ, हाँ वो लिखा था ना, ठीक है। शेल्फ लाइफ वही यूजफुल लाइफ होती है और कुछ भी नहीं। अच्छा जी, इसमें अगली बात माय डियर ये है कि यहां तक सारी डिस्कशन आपकी सही होगी। इस डेप्रिसिएशन के बारे में भी डिस्कशन हो गई थी, ये जो ये वाली थी हो गई थी कि इसको भी P&L में डालेंगे। ओके डन। अच्छा, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि सवाल वाले ने एक गलती कर दी है। इन दिस रिस्पेक्ट फॉलोइंग एक्सपेंसेस वर इनकर्ड एंड डेबिटेड टू CWIP। ये सारे खर्चे उसने CWIP में डाल दिए हैं, हालांकि ये CWIP है या ये इंटेंजिबल है। क्या ये CWIP है या ट्रेनिंग है? क्या ये CWIP है या डेप्रिसिएशन है? क्या ये CWIP है या इंटेंजिबल की अमोर्टाइजेशन है? और एक बात याद रखिएगा, जब उसने CWIP में डाल दिए खर्चे तो उसने अमोर्टाइज अभी तक नहीं किया होगा इंटेंजिबल को, क्योंकि अभी तक इंटेंजिबल को उसने किस में रखा हुआ है? CWIP में। तो लिखना शुरू करें आखिरी लाइन। अब कल हमने सारी ट्रीटमेंट तो लिख ली थी, अब एक आखिरी लाइन डाल दें। इंस्टेड ऑफ डेबिटिंग CWIP इन 2015, the relevant accounts should have been debited। उसकी जगह रेलिवेंट अकाउंट्स डेबिट होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट। पिछले साल मुझे बताएं क्या होना चाहिए और पिछले साल क्या हो गया? पिछले साल रिसर्च को कहां जाना चाहिए था? एक्सपेंस में। इसको क्या होना चाहिए था? कैपी और डेप्रीशिएट। तो पिछले साल तो सिर्फ इस 12 का मसला है और तो कोई मसला है नहीं, लेकिन पिछले साल की डिस्कशन तो उसने मांगी नहीं, तो हम पिछले साल की डिस्कशन क्यों करें?
भाई हमारे साल खड़े होकर पता चला है कि प्रायर ईयर में एरर हो चुकी है। 315 में ही पता चला है ना। क्या पता चला है अभी हमें? हम खड़े किस साल हैं? 315। हमें पता क्या चला है? एक्सपेंसेस वर डेबिटेड टू CWIP, वर कर दिए गए थे। पता कब चला है? अगर 14 में पता चल जाता तो 14 में सही हो जाते। इसका मतलब है 15 का सवाल सॉल्व करते हुए पता चला। आप बताएं कौन सा स्टैंडर्ड लगेगा? असल में 15 ही की डिस्कशन करनी थी, लेकिन अगर 15 में खड़े होके 14 की एरर पता चल गई तो फिर 14 की डिस्कशन भी करनी पड़ेगी, जिसको कहते हैं प्रायर ईयर। और प्रायर ईयर एरर को P&L में सही किया जाता है या रिटेन्ड अर्निंग में सही किया जाता है? क्योंकि प्रायर ईयर एरर का प्रायर ईयर का P&L हमारे हाथ में नहीं होता, तो इसको कहां सही किया जाता है? रिटेन्ड अर्निंग्स के अंदर सही किया जाता है। तो लिखें उर्दू में अपनी किताब के ऊपर, क्वेश्चन तो 15 का है लेकिन 14 की डिस्कशन इसलिए करके आएंगे। ऐसे सवाल कभी कभी आते हैं वंस इन अ ब्लू मून आईकैप की हिस्ट्री में, इसलिए खूबसूरत करके लिखें। मैंने क्या लिखवाया? सवाल तो 15 का पूछ रहे, इस तरह लिख लें, सवाल तो 15 का पूछ रहे लेकिन 14 की डिस्कशन इसलिए करके आएंगे चौदह की डिस्कशन इसलिए करके आएंगे बोले कि 15 में खड़े होके 14 की एरर पता चली है। 14 की डिस्कशन इसलिए करके आएंगे कि 15 में खड़े होकर 14 की एरर पता चली है। जी हाइब्रिड में नोट्स हैं, हाथ खड़ा कर दें जरा, आप लोगों के पास हाथ खड़ा कर दें। फीमेल वाली क्लास में भी हाथ खड़ा कर दें। नोट्स हैं आपके पास IAS 38 के? जी हाँ, बुक है, बुक ले ली हुई है, ठीक है। अच्छा माय डियर, आप बताएं पिछले साल क्या डेबिट हो गया? वर इनकर्ड एंड वर डेबिटेड टू CWIP। हालांकि पिछले साल क्या डेबिट होना चाहिए था? रिसर्च। और इसको 12 रुपए का ही मसला है ना, इसको कैपिटलाइज होना चाहिए था। तो लिखें इन प्रीवियस ईयर 2014 रिसर्च एक्सपेंस शुड हैव बीन डेबिटेड, ये डेबिट होना चाहिए था। Research expense should have been debited because IAS 38 prohibit the capitalization of research expense. Further, lab equipment should have been recorded as a property, plant and equipment. तो देख लेना दूसरी एंट्री अब मैं करवा रहा हूं, नजर आ रही है दूसरी एंट्री? Further, lab equipment should have been recorded as a property, plant and equipment at a cost of rupees 4 million. And depreciation on research phase
and depreciation on research phase amounting to 0.4 million ये कब से कब तक की डिप्रेशिएशन है? जरा देखें लैब इक्विपमेंट कब खरीदा है? 1 जनवरी 14 से 30 जून 15। यार जाने दो यार, हमारा साल तो 30 जून 14 ही है ना। एंड डेप्रिसिएशन ऑन रिसर्च इज फ्रॉम 1 जनवरी 14। चलिए मैं लिख लेता हूं, आप लोग लिखे ना। एंड डेप्रिसिएशन ऑन रिसर्च फेज अमाउंटिंग टू ₹0.4 million फ्रॉम 1 जनवरी 14 टू 30 जून 14। बोले ना आगे। हाँ, विल बी चार्ज टू P&L या विल बी चार्ज टू एक्सपेंसेस। लेट क्यों आती है? लेट now to correct this prior year error, now to correct this prior year error, we will reduce the retained earning. We will reduce the retained earning. चलिए अभी लिखे ना, जो लिख रही थी वो तो लिखे। Now to correct this prior year error, we will reduce the retained earning. कोई वैसे बता सकता है retained earning को कितने से कम कर दें? retained earning कम क्यों होनी है? क्या मैं आपको कह सकता हूं कि खर्चे बढ़ने से अर्निंग कम होती है? तो यार हाँ ना कर दें। पिछले साल तो सारा एसेट रिकॉर्ड हो गया ना। एसेट रिकॉर्ड होना चाहिए था या खर्चा भी रिकॉर्ड होना चाहिए था? नो, रिटेन्ड अर्निंग शुड हैव बीन रिड्यूस्ड बाय 8.4, ब्रैकेट में 8 + 0.4। क्या आपको पता है कि खर्चे बढ़ने से अर्निंग, सोचे ना, खर्चे बढ़ने से अर्निंग, तो मैं खर्चे बढ़ा दूं हमारे साल के P&L में या पिछले साल की आरी कम करूं? वो फाइनल अकाउंट के किसी सवाल में देखेंगे। ओपनिंग जो आरी होती है, ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग, उसको छेड़ते हैं जब स्टेटमेंट चेन इक्विटी बनाएंगे। कभी फाइनल अकाउंट के सवाल में इसको देखेंगे। लेकिन मुझे फिलहाल ये बता दें, क्या मैं पिछले साल के खर्चे बढ़ाऊं या पिछले साल की आरी कम करूं? आरी कम करूं, वो जो ओपनिंग आरी हमारे साल की होगी। तो इसलिए 15 में खड़े होकर 15 की डिस्कशन कर ली, उसमें आरी को नहीं छेड़ना था, इसलिए उसमें खर्चे खुर्चे छेड़े जा सकते हैं। लेकिन 15 में खड़े होकर जब 14 की डिस्कशन की तो आरी को छेड़ना था। $4 million की डिस्कशन मैंने की है ना कि पीपीई में डाल दें। इंस्टेड ऑफ डेबिटिंग दिस अकाउंट दिस, इसमें रहने देती, तफसील में जाने की जरूरत नहीं है। जाना तो जा भी सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मैं आपको आईकेप का जरा सोल्यूशन दिखाता हूँ। तफसील में जा सकते हैं कि इसकी बजाय ये अकाउंट डेबिट करो, इसकी बजाय ये अकाउंट डेबिट करो। उसके लिए रफ वर्किंग में हमें एक रेक्टिफाइंग एंट्री भी फिर बनानी पड़ेगी। तो ऐसी रेक्टिफाइंग एंट्रीज हम किसी दिन करेंगे इंशाल्लाह, किसी और सवाल में। Since the new product met all the criteria for development of product, an intangible should be recorded at 13 million। जो कल हमने बातें लिखी थी, intangible should be recorded at 13 million, which comprise of following। ये सारा हमने डब्बे के फॉर्म में बनाया था। amortization of intangible, उसने हेडिंग्स दे दी हैं, हेडिंग्स को देना जरूरी तो नहीं। amortization of intangible, since the product has a shelf life of, the amortization expense amounting to
65 million should be charged to P&L for the period from 1 जनवरी टू 30 जून 15। क्या उसने इन सब की डिस्कशन कर ली कैपिटलाइज करने की? क्या उसने अमोर्टाइजेशन की डिस्कशन कर ली? अब रहेगी ट्रेनिंग की और डेप्रीसिएशन की। वो उसने अभी हो सकता है आगे जाके कर दे। आगे लैब इक्विपमेंट कॉस्ट शुड बी कैपिटलाइज्ड एज अ टेंजिबल। ये हमने 30 जून 15 में डिस्कशन किया या 14 की डिस्कशन करते हुए लिखा है? 14 की डिस्कशन। लैब इक्विपमेंट शुड बी कैपिटलाइज्ड एज अ पीपी। हमने टेंजिबल की जगह क्या लिखा है? एज इट इज हैविंग अ यूजफुल लाइफ ऑफ मोर देन एंड इज टू बी डेप्रिशिएटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 5 years। अब IS 38 does not allow capitalization of costs pertaining to research work. These costs should be charged to P&L in the period in which they are. However, research cost of 8 million and depreciation of 0.4. However, research cost of 8 million and depreciation of 0.4 million pertain to लास्ट ईयर। ये खर्चा हमारे साल के पिछले साल का है। Therefore, a comparative figures for year ended 30 जून 14 should be and retained earning be adjusted। उसने बड़ी गोल सी बात कर दी है, असल फिक्रा वो है जो हमने लिखा था। And retained earning should be reduced by rupees 8.4 million। लेकिन एक बात और डाल लें जो उसने भी डाली हुई है, and comparative figures for previous year should be restated। ये बात डाल लें, फुल स्टॉप के आगे लिख लें, द कंपैरेटिव फिगर्स ऑफ प्रीवियस ईयर विल बी रीस्टेटेड। पिछले साल के कंपैरेटिव फिगर्स को रीस्टेट कर दिया जाएगा। लैब इक्विपमेंट एज अ पीपी कैपिटलाइज होगा और फिर डेप्रिशिएट होगा। नहीं, टेंजिबल लिखा हुआ है, टेंजिबल लिखा हुआ। अच्छा, इसकी डिस्कशन कर ली उसने 8 और 0.4 की। अब किसकी डिस्कशन रहेगी? 0.9 की और 0.4 की। हमने तरतीब से डिस्कशन की थी, उसने थोड़ा आगे पीछे करके किया है। हमने पहले इसकी डिस्कशन कर ली थी और आज हमने इसकी डिस्कशन कर ली है, उसने वो मिक्स करके की है। अब आखिरी डिस्कशन इसकी, कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग इज ऑल्सो नॉट अलाउड फॉर कैपिटलाइजेशन। तो ट्रेनिंग को भी एक्सपेंस में डाल दें। और डेप्रिसिएशन ऑफ 0.4 ऑन लैब इक्विपमेंट फॉर द पीरियड फ्रॉम 1 जनवरी टू 30 जून, फ्रॉम 1 जनवरी टू 30 जून शुड ऑल्सो बी चार्ज टू P&L। ये P&L में डाल दें। सो दैट वाज ऑल। वो तो वैसे ही उसने बताया कि लैब इक्विपमेंट को डेप्रिशिएट करना है क्योंकि उसकी लाइफ मोर देन 1 ईयर है। अगर लैब इक्विपमेंट की लाइफ ही 7-8 महीने होती तो फिर तो उसको ऐसे बना के डेप्रिशिएट ना करते, फिर वैसे ही एक्सपेंस में डाल देते। तो ये उसने लिख दिया। टेंजिबल्स की करैक्टरिस्टिक होती है ना कि टेंजिबल्स वो हैं जिनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है, तो वरना तो 2 महीने 3 महीने लाइफ है, फिर उनको ऐसे बना के डेप्रिशिएट क्या करना। क्लियर? चलें जी, अब आज की डिस्कशन हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट है। और अच्छा, इसको आपने दोबारा घर में लिख के आना है, पास्ट पेपर क्वेश्चन 6 को। कल तो मैंने ये होमवर्क में नहीं दिया था, आज इसको दोबारा जरा घर में आप अच्छे तरीके से लिख के आइएगा। सारी डिस्कशन दोबारा सुन लें, मैं इंग्लिश वाली कर रहा हूँ, 2-3 मिनट अगर आप मुझे दे दें। सारी डिस्कशन दोबारा सुन लें। As the product meet the recording criteria for capitalization, therefore cost of development and cost of trial run and the depreciation phase and the depreciation of development phase from 1 July to 31 December should be capitalized, amounting to rupees 13 million. So intangible will be recorded at 13 million because initial measurement is done at cost. ये बात लिखने के बाद further intangible will be amortized over its finite useful life of 10 years, जितनी भी है 10 years 5 years, over its finite useful life of 10 years from 1 जनवरी 15 to 30 जून 15, जितना अरसा वो इस्तेमाल हुआ, from 1 जनवरी 15 to 30 जून 15। Further, the training expense, IS 38 specifically prohibit the recognition of training expense as a cost of asset, therefore it will be charged in expenses in the year in which it is incurred. Further, depreciation from 1 January 15 to 30 June 15 after development phase should also have been charged to P&L. ये लिखने के बाद आज वाली बातें हैं बस। The research expense
should have been capitalized, so should have been charged to P&L because IAS 38 specifically prohibit the recording of research as a part of cost of asset. And further, the lab equipment should be recorded as a tangible item. आगे उसने लिखा हुआ because it has a useful life of more than 1 year, that is 5 years. A further depreciation of 0.4 million in research phase should have been charged to P&L. Because research P&L में जाती है तो इसकी depreciation भी P&L में जाएगी. बस एक छोटी सी बात डाल देनी थी. It is a prior year error. So instead of debiting the CWIP, the relevant accounts should have been debited. So retained earnings should be reduced by 8 point and comparative figures should be. ये था सारा solution. समझ आ गया? जरा हाथ खड़ा कर दें. ठीक है. अच्छा जी, आज हमारी डिस्कशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए जरा काफी ज्यादा आपकी टेंशन की जरूरत है. आज हमारी डिस्कशन इनटेंजिबल्स में एक स्पेसिफिक एरिया के ऊपर है, डेट इज वेबसाइट कॉस्ट्स. वेबसाइट कॉस्ट्स. ये जी पेप्सी की वेबसाइट है. इसमें अगर आप एक चीज़ ऑब्जर्व करें, पेप्सी की जो वेबसाइट है, इनके ब्रांड्स में फूड आ रहे हैं, बेवरेजेस आ रही हैं. बेवरेजेस हमने नहीं खोली, सिर्फ फूड आइटम्स खोले हैं. चीटो मीटो, कुरकुरे शुरकुरे, इन सब के नीचे इनकी कीमत नहीं लिखी हुई. इन सब के नीचे इनकी ये ना लिखी है कहीं कि मैंने तस्वीर आदि ली है तो नीचे कीमत लिखी होगी, नहीं. ये आप वेबसाइट पे जाके देखें, अभी वहीं से मैं डाउनलोड करके लाया हूँ, तो इसके नीचे इसकी कीमत नहीं लिखी हुई. ये वेबसाइट भी इंटेंजिबल है. वेबसाइट टेंजिबल तो नहीं होता, वेबसाइट इंटेंजिबल है. वेबसाइट की कॉस्ट बनाने में बहुत खर्चा आता है, लाखों रुपए करोड़ों रुपए आ जाते हैं वेबसाइट कॉस्ट बनाने में. लेकिन अगर दूसरी तरफ हम जाके डॉलेंस की वेबसाइट खोलें, तो डॉलेंस की वेबसाइट के ऊपर ये जो वॉशिंग मशीन्स आ रही हैं, पता नहीं क्या लग रही हैं दिखने में, डॉलेंस की वेबसाइट पे ये जो वॉशिंग मशीन्स आ रही हैं, जिसमें 30 से 40 मिक्स्ड लोड ऑफ क्लोथ्स केजी, सिल्वर कलर की है, मोटर टाइप इसकी इंडक्शन है, सर डायमंड कलर में आपको मिलेगी, और इसका लिट कलर एंड मटेरियल बाजी ब्लैक ट्रांसपेरेंट होगा. बाजी वैसे 72,000 की, आपके लिए हम 31,100 की लगा देंगे. 71,100 की. तो डॉलेंस की वेबसाइट पे आप जाएं तो वहां पे आपको क्या नजर आ रही होंगी? प्राइसेस. लेकिन अगर आप पेप्सी से फ्रेश पेप्सी लेना चाहें या फ्रेश कुरकुरे बने हुए लेना चाहें, तो उनकी वेबसाइट पे जाके ऑर्डर करने की कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं. तो आपको कौन सी, और ऑब्वियसली इनके इतना बड़ा काम है, इन्होंने अपनी वेबसाइट से तो नहीं चीजें बेचनी कि एक बोतल हो तो पेप्सी वालों को ऑर्डर करो, यार मुझे जरा बोतल फ्रेश वाली आज भिजवाएं. उनके बिजनेस की नेचर ऐसी है. लेकिन इनके बिजनेस की नेचर ऐसी है कि ये दुकानों पे रख के भी चीजें बिकवा रहे हैं और वेबसाइट से भी बिकवा रहे हैं, क्योंकि प्राइसेस नीचे दी हुई हैं. लेकिन इधर आ जाएं तो ये दुकानों पे ही रख के बिकवा रहे हैं. ये अपने वेबसाइट से चीजों का बेचना इन्होंने बंद किया हुआ है, क्योंकि इनकी नजर में ये इनका कारोबार नहीं है अपनी वेबसाइट बना के चीजें बेचना. इसलिए आपको कौन सी वेबसाइट लग रही है फॉर एडवर्टाइजमेंट पर्पस? पेप्सी वाली. और कौन सी वेबसाइट सेल जनरेट कर रही है? चलें जी, वेबसाइट कॉस्ट निकाल लें, फिर हमारी डिस्कशन आज शुरू होने लगी है. पेज नंबर 229. Intangible assets, website costs. निकल आया माय डियर? अच्छा, मुझे ये बताएं कि मैं आपके सामने एक तस्वीर बनाता हूं. हमारी डिस्कशन हो रही है इंटरनली जनरेटेड वेबसाइट. इंटरनली जनरेटेड वेबसाइट, ये वेबसाइट हो सकती है फॉर इंटरनल एक्सेस. ये वेबसाइट हो सकती है फॉर इंटरनल एक्सेस. इंटरनल एक्सेस का मतलब बताएं.
एग्जाम्पल गिवन फॉर एम्प्लॉयज, और एक वेबसाइट हो सकती है फॉर एक्सटर्नल एक्सेस, मेरे और आपके लिए। ये वेबसाइट पेप्सी जैसी भी हो सकती है, सोनली फॉर एडवर्टाइजमेंट, या फिर फॉर सेल ऑफ प्रोडक्ट स्लैश सर्विसेज। ये जैसे हमने पेप्सी की वेबसाइट देखी और जैसे हमने अभी डॉलेंस की वेबसाइट देखी। अब सवाल यह है कि इसको आपने क्या करार दे देना है, इंटेंजिबल, और ये नॉट एन, ये बिल्कुल उसी तरह है ना कि सड़क पे इश्तेहार लगा दें या वेबसाइट बना के इश्तेहार लगा दें। इश्तेहार ही लगाया हुआ है ना, कुरकुरे ये वो इश्तेहार ही लगाया हुआ है, और क्या किया हुआ है। तो सड़क पे इश्तेहार लगा दें या वैसे इश्तेहार लगा दें, इश्तेहार तो इश्तेहार है, इश्तेहारी नहीं इश्तेहार। अच्छा ये भी इंटेंजिबल है, भाई कह रहे इश्तेहार लगाना मना है। ये भी क्या है, अगर आपने कोई वेबसाइट बनाई है अपनी एम्प्लॉयज के लिए, तो वो वेबसाइट भी, उसमें ऑर्गेनाइजेशन का पास डेटा सेव होगा, आपको और कोई चीजें चाहिए होंगी, पिछले मैनेजर्स का तजर्बा होगा, कोई अटेंडेंस होगा। अगर आपने कोई वेबसाइट ऐसी प्रॉपर बना ली है जो कि एम्प्लॉयज के इस्तेमाल के लिए है, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह दैट वेबसाइट कैन बी कैपिटलाइज्ड, उसको कैपिटलाइज किया जाएगा एंड दैट विल बी एन इंटेंजिबल। चलें जी, नोट कर लो। हो गया जी, चलें आगे। चलो चलिए, दुनिया दी उस नुखड़े, जिथे बंदा ना बंदे दी जात हो। क्या करेंगे उधर जाके, यकसुई से मोबाइल इस्तेमाल करेंगे। वाइफ या वाईफाई, क्या बोला आपने? नहीं, वाईफाई क्या करना है? इंसानों में रहना सीखें, डिवाइसेस में रहना ना सीखें। जिनके इमोशंस हों, जिनके फीलिंग्स हों। चलें जी। नुकसान लिखा हुआ है वैसे किताबों में डिवाइसेस के इस्तेमाल करने का, कि बेहिस हो जाता है बंदा। बुला रहे होते हैं घर वाले, इसको समझ नहीं आ रहा होता, आवाज़ नहीं आ रही थी। इससे पहले घर वालों के से देख के बात करता था चेहरे की तरफ, अब मोबाइल की तरफ देख। काफ़ी नुकसान, बेहिसी आ जाती है बंदे में। डिवाइसेस खुद बेहिस हैं तो इसलिए बंदों को बेहिस बना देती हैं। ओके, नेचुरल है, आंखों देखी बातें हैं सारी। ओके अच्छा जी माय डियर, अब इंटरनली जनरेटेड वेबसाइट्स के ऊपर हमने डिस्कशन करनी है। इसके लिए पहले होते थे IAS, आपको पता है आजकल आते हैं IFRS। लेकिन जो ICAP से किताब मिलती है उसके बाहर अभी भी IFRS ही लिखा हुआ है, और दुनिया में भी IFRS ही चलता है। लेकिन IFRS की किताब के अंदर जो पुराने IAS हैं उनको IAS ही रखा गया है नाम। IAS 2, IAS 16, IAS जो है वो
जो भी आपने पढ़े हुए हैं 40 वगैरह 20 वगैरह, उनके नाम वो IAS ही हैं। लेकिन अब जो IAS आ रहे हैं वो IFRS की किताब में है, लेकिन उनका नाम IAS नहीं है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उनका नाम है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। जैसे कि हम अभी लीज वाला पढ़ना शुरू करेंगे चंद दिनों के अंदर, तो ईद से पहले पहले हमारा मुआहिदा हुआ था आपका और मेरा कि IAS 38 और IAS 41 करना है। छुट्टियां तो आपको पता चल गई है ना ईद की कब होनी है? ठीक है जी, 28 से लेके नहीं चपेड़ 29 से लेके 28 से लेके अनाउंसमेंट हो गई है। कॉलेज 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 मैनेजमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट नहीं हुई? अच्छा अच्छा, अब मुझे ये बता दें कि सर छुट्टियों की अनाउंसमेंट नहीं हुई अभी तक बच्चों के 29 से जो है यहाँ। अच्छा, अब मुझे ये बता दें कि अगर कोई चीज समझ नहीं आती थी पुराने जमाने में तो उसके लिए एक कमेटी बैठती थी, जो कमेटी उस स्टैंडर्ड की एक्सप्लेनेशन के लिए कोई चीज निकालती थी, कोई सफा निकालती थी। उस सफे का नाम जो रखा गया था वो रखा गया था स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन कमेटी, यानी ऐसी कमेटी जो स्टैंडर्ड को इंटरप्रेट करती है। लेकिन उसका नाम भी अब बदल दिया गया है, उसका नाम रख दिया गया इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंटरप्रिटेशन कमेटी। तो अभी हम जो आज पढ़ रहे हैं फिलहाल वो पढ़ रहे हैं IAS 38, और उसकी वजाहत के लिए इंटरप्रिटेशन आई थी SIC 32। तो मेरा नहीं ख्याल ये बात कोई इतनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बस आज हम पढ़ रहे हैं SIC 32, IAS 38 की इंटरप्रिटेशन के लिए एक सफा आया था जिसका नाम था SIC 32, स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन कमेटी, स्टैंडर्ड को समझने वाली कमेटी। अच्छा, हमारी अब कोशिश है कि ये सैटरडे को या संडे को चीज़ें कुछ IAS 38 के वाइंड अप हो जाएं। तो सैटरडे को जोहर के बाद आप आना पसंद करेंगे या फिर संडे को किसी दोपहर के टाइम आना पसंद करेंगे? सैटरडे को जोहर के बाद, ठीक है। अफ्तारी का इंतज़ाम फिर नहीं, अफ्तारी तक तो बैठना ही नहीं होगा ना हमने, तो सीला की क्लास के बाद कर लेंगे। और बताएं, और बताएं, और कुछ? 3:30 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना, उसमें सरासी को कहेंगे 3 बजे ख़त्म अगर हो गया तो जल्दी फिर। अच्छा जी, अब जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें और शुरू करें। एन एंटिटी में इनकर एक्सपेंडिचर, देखें चेहरों पे खुशी कितनी आने लगी है, फ्यूचर सिक्योर हो रहा है। तो एन एंटिटी में इनकर एक्सपेंडिचर ऑन द डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ इट्स ओन वेबसाइट। ओन वेबसाइट का क्या मतलब है? खरीदी है या इंटरनली जनरेट किया है? इंटरनली जनरेट किया है। फॉर कुछ वेबसाइट्स होती हैं जिनकी मुझे आपको एक्सेस होती है, और कुछ वेबसाइट्स होती हैं जिनकी मुझे आपको एक्सेस नहीं होती। ये डॉलेंस वालों की कोई ऐसी वेबसाइट होगी जो अपने एम्प्लॉयज के लिए बनाई हुई है जिसमें हम नहीं जा सकते। ये क्यों होती हैं वेबसाइट्स? अभी हम इनकी ट्रीटमेंट नहीं बता रहे, अभी तो इनका पर्पस बता रहे हैं। एक्सटर्नल एक्सेस के लिए प्रोमोट एंड एडवर्टाइज ओन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, खाली प्रमोशन के लिए बनी हुई है, जैसे पेप्सी की वेबसाइट है। आगे से कैपिटलाइज करना है, एक्सपेंस में डालना है, ये बहस नीचे जाके कर लेते हैं। प्रोवाइड इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज, भाई इसको भी आमतौर पे कैपिटलाइज किया जाता है। प्रोवाइड इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज, ऑनलाइन सर्विसेज लोग देते हैं, ऑनलाइन चीजें समझाते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज देना, नेट के जरिए बैठ के अगले को चीज समझाना, ये भी एक आजकल बिजनेस बना हुआ है। नेक्स्ट, सेल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, दराज, TCS, कोरियर सर्विस, साइट एटसेट्रा। इंटरनल एक्सेस में क्या होती हैं? कंपनीज पॉलिसी स्टोर होती है, कस्टमर की डिटेल्स और अदर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। इशू क्या थे? इशू दो थे, क्या ये वेबसाइट इंटेंजेबल है या नहीं, और दूसरा इशू ये था कि फिर इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है। ये इश्यूज थे। उसके ऊपर जो फतवा आया वो ये आया कि एंटिटीज ओन वेबसाइट डेट अराइजेस फ्रॉम डेवलपमेंट एंड इट इज फॉर इंटरनल एक्सटर्नल एक्सेस इज एन इंटेंजेबल एसेट। उस पर डिसीजन कमेटी ने ये दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह दिस वेबसाइट इज ऑल्सो एन इंटेंजेबल, दैट इज सब्जेक्ट टू रिक्वायरमेंट ऑफ IAS 38, और इस पे IAS 38 की रिक्वायरमेंट्स ही लगेंगी। मोटा मोटा सारा IAS 38 ही इस पे लगेगा। बट इफ अ वेबसाइट, इधर पिछली अगर लाइन से मिला के पढ़े हो ना तो फिर बट का लफ्ज आना चाहिए।
यहां पे लगा लें या अगले फिक्रे के शुरू में लगा लें। बट इफ अ वेबसाइट इज डेवलप्ड solely or primarily for promoting and advertising its, then an entity will not be able to demonstrate ये इससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट कैसे कमाएगी। फिर ऑनलाइन सेल इस वेबसाइट से नहीं हो रही होगी, उनका स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन कमेटी का ये फैसला था। सो ऑल एक्सपेंडिचर ऑन डेवलपिंग सच वेबसाइट शुड बी रिकॉर्डेड एज एन expense. All expenditure on this website should be recorded as an, because it is not an intangible. Done my dear? तो जनरल रूल ये है कि ये इंटेंजिबल है, लेकिन एक्सेप्शन ये है कि अगर प्रोमोटिंग एडवर्टाइजिंग के लिए है तो ये इंटेंजिबल नहीं है। Consensus conclusion. And it is own website is an intangible if its cost can be measured reliably and probable future economic benefits will flow. ये तो बेसिक बात है जो IAS 38 में भी थी। अच्छा जी, यूजफुल लाइफ। द बेस्ट एस्टिमेट ऑफ वेबसाइट्स यूजफुल लाइफ शुड बी शॉर्ट। तो वेबसाइट की लाइफ क्या होनी चाहिए, कहता है मेरी नजर में शॉर्ट होनी चाहिए, कुछ ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से चेंज हो रही है कि ICAP की वेबसाइट भी शायद आप कुछ अर्सा पहले देखें, तकरीबन 2 साल पहले बिल्कुल चेंज थी, अब उन्होंने ऑल टुगेदर चेंज कर दी है, और 2 साल बाद शायद वो बिल्कुल ऑल टुगेदर चेंज कर दें। वक्त गुजरने के साथ साथ बिल्कुल ऑल टुगेदर लोग चीज़ें चेंज कर देते हैं। इसलिए कहते हैं मेरा मशवरा ये है कि वेबसाइट की शॉर्ट लाइफ को इनडेफिनेट या 10 साल 20 साल 30 साल ना रखना, शॉर्ट से शॉर्ट रखना, मशवरा है उसका। SSC डज नॉट अप्लाई, इसको छोड़ें। अच्छा जी, अब वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर जो प्लानिंग फेज है उसका नाम उधर था रिसर्च। रिसर्च की जगह यहां लफ्ज यूज होगा प्लानिंग फेज, और डेवलपमेंट की जगह अल्हम्दुलिल्लाह यहां लफ्ज डेवलपमेंट ही यूज होगा। जिस तरह उधर हमने रिसर्च और डेवलपमेंट की एग्जांपल्स पढ़ी थी, तो आज हम एंटायरली ऑल टुगेदर नई चीज पढ़ने लगे हैं, रिसर्च और डेवलपमेंट की एग्जांपल्स, लेकिन किसके एंगल से? इनटेंजिबल्स जो नॉर्मल है उसके एंगल से नहीं, एक खास इंटेंजिबल जिसका नाम वेबसाइट है। तो ये ब्रॉड कैटेगराइजेशन मैंने अपने समझने के लिए, आपके समझने के लिए लिखी है, पेपर में ये लफ्ज यूज नहीं करना। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इसका नाम है प्लानिंग स्टेज। ये सिर्फ आपके लिए लिखी है, इसको आप काटना चाहें काट सकते हैं, लेकिन कंपेयर बिल्कुल इस तरह जैसे काट दें तो आपको बात समझ आ जाएगी। रिसर्च की जगह प्लानिंग, ये सिर्फ आपके समझने के लिए। चलें जी, प्लानिंग। प्लानिंग फेज में क्या एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं देख लेते हैं। फिजिबिलिटी स्टडी, कि फिजिबल भी है ये वेबसाइट बनाना या नहीं। वेबसाइट नहीं बनाने की जरूरत तो कोई मसला नहीं, मोहल्ले वालों को वैसे ही चीजें बेचें। डिफाइनिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, कितना हार्डवेयर चाहिए होगा इसके लिए, सॉफ्टवेयर कौन कौन से चाहिए होंगे इसके लिए, डिफाइन हो रहा है अभी सिर्फ। इवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स एंड सप्लायर्स, किससे हार्डवेयर मिलेगा, किससे सॉफ्टवेयर मिलेगा। जाहिर बात है वेबसाइट बनानी है तो हार्डवेयर भी लेना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करने पड़ेंगे, फिर साइंसदानों को बिठा के वेबसाइट बनवाना शुरू करेंगे। तो इवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स एंड सप्लायर्स एंड सेलेक्टिंग प्रेफरेंसेस। तो ये अल्फाज आपको याद रखने पड़ेंगे, यानी 2-4 दफा आप इसको पढ़ लीजिएगा। इससे पहले मैंने आपको याद करने को कहा था रिसर्च और डेवलपमेंट की एग्जांपल्स, उसके बाद आज ये चीजें कह रहा हूं, तो ये सफा भी याद रखना / करना, जो भी लिख लें ऊपर। तो मेरा नहीं ख्याल ऐसे सवाल आएगा कि प्लानिंग फेज में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, लेकिन खुदा ना खास्ता आ जाए तो 2-3 चीजें तो लिख के आ सके ना 4 में से। लेकिन बार बार इसको पढ़ते रहिएगा ताकि आपको पता चल जाए कौन सी प्लानिंग फेज चल रही है और कौन सी डेवलपमेंट फेज चल रही है। चलें 1-2 दफा हम भी पढ़ लेते हैं, याद हो जाए। फिजिबिलिटी स्टडीज, अभी इनकी ट्रीटमेंट ना पढ़े। फिजिबिलिटी स्टडीज, डिफाइनिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स एंड सप्लायर, जिनसे ये चीजें लेनी है, और सिलेक्टिंग, फिर उन प्रेफरेंसेस में से किसी एक को सिलेक्ट कर लो। अच्छा जी, ऑब्टेनिंग अ डोमेन नेम। अब हम डेवलपमेंट वाली साइड पे चले गए हैं। डेवलपमेंट वाली साइड में पहला स्टेप है एप्लीकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, यानी बेस पहले खड़ी हो। तो ऑब्टेनिंग अ डोमेन नेम, अपना डोमेन नेम लें कि www.pinku.com, जो भी आपने लेना है वो देखें वो डोमेन नेम अवेलेबल है। अगर डोमेन नेम ऑलरेडी पहले किसी ने यूज किया हो तो ठीक है, वरना आप ले लें। तो डोमेन नेम लेने का खर्चा डेवलपमेंट की एक्टिविटी में फॉल करेगा, ये रिसर्च नहीं है। डोमेन नेम लेने के बाद आप ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर डेवलप करना शुरू करें, इसके ऊपर हम बात करेंगे, इस पे हल्का सा क्वेश्चन मार्क भी लगा दें। आप कोड डेवलप करें, कोड डेवलप, आपको पता है वो कोडिंग होती है, कौन कौन सी लैंग्वेजेस होती हैं आपको पता है शायद, बाइनरी, C++, जावा, पता नहीं क्या क्या होती हैं। डेवलप, कोड डेवलप करना शुरू करें। बैक एंड पे कोडिंग हुई होती है 0101 टाइप,
वो कोडिंग डेवलप करना शुरू करें। अल्लाह का शुक्र है आपकी वेबसाइट बनना शुरू हो गई है। और उसके बाद इंस्टॉल डेवलप्ड एप्लीकेशन ऑन द वेब सर्वर। वेब सर्वर के ऊपर आप जो है वो डेवलप्ड एप्लीकेशंस जो है वो इंस्टॉल करना शुरू करें। वेब सर्वर आप कभी कभी खुद खरीद लिया करेंगे, कभी कभी वेब सर्वर जो है वो आप अगर गरीब होंगे तो कोई और वेब सर्वर दे देगा, आप उसका किराया दे दिया करेंगे। वेब सर्वर वेब सर्वर अक्सर ऑर्गेनाइजेशंस अफोर्ड नहीं कर सकती। तो वेब सर्वर का काम क्या होता है? वेब सर्वर ये हैं, बड़े बड़े समझ लें सिस्टम है, कमरों के बराबर लगे हुए, बड़े कमरे के अंदर पड़ा होता है, हीटिंग कूलिंग सिस्टम अवेलेबल होता है, यहाँ पे जनरेटर बैकएंड पे लगे होते हैं, ये 24 घंटे चलते रहते हैं। वेब सर्वर एक ऐसी जगह है जहां पे हम अपना डेटा स्टोर करते हैं। ये फंक्शन कैसे करता है वेब सर्वर? आप घर के अंदर बैठे हैं, आपने रिक्वेस्ट की इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की इंटरनेट सर्विसेज यूज करते हुए, ये रिक्वेस्ट यहां तक गई वेब सर्वर तक। वेब सर्वर वो जो मशीन थी अभी आपको दिखाई डायग्राम में। वेब सर्वर आमतौर पे दूसरे इदारों से आप किराया देके इसकी सर्विस को यूज करते हैं। अब आपको अपना ये जो जितने एसी नजर आ रहे थे और सब कुछ नजर आ रहा था, आपको वो एसी वगैरह का डाटा या पिक्चर्स अपने पास कोई सेव करना जरूरी नहीं है। डॉलेंस वालों के पास ये मैं हूं और ये वेब सर्वर है। इधर डॉलेंस वालों ने अपना डाटा वेब सर्वर में अपलोड किया होगा। डॉलेंस मैंने नहीं बनाया डायग्राम में, ये मैं हूं, यूजर हूं जिसने एसी खरीदना है, वेब ब्राउजर, ये मैं बंदा हूं, मैंने एसी खरीदना है। डॉलेंस वालों ने अपना डाटा किस में डाला होगा? वेब सर्वर के अंदर। तो मैं रिक्वेस्ट भेजूंगा इस पे, ये मेरी रिक्वेस्ट पर रिस्पॉन्ड करेगा और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ये रिस्पॉन्स मेरे तक डिलीवर कर देगा। इसीलिए जो चीजें लोड होने में टाइम लग रहा होता है, मेरी रिक्वेस्ट जारी होती है, अगले से क्या आ रहा होता है? रिस्पॉन्स। इसका मतलब है अगर डॉलेंस वाले अपने सिस्टम रात को बंद करके भी चले जाएं और डॉलेंस वाले सारे सिस्टम अपने बिजनेस के शट डाउन करके चले जाएं, तो रात को 1 बजे भी मैं ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकता हूं, क्योंकि उनका डाटा डॉलेंस वालों के पास नहीं, डॉलेंस वालों का डाटा डॉलेंस वालों के पास नहीं पड़ा, डॉलेंस वालों का डाटा सारा किस पे पड़ा हुआ है? वेब सर्वर के ऊपर पड़ा हुआ है। तो इंस्टॉलिंग डेवलप एप्लीकेशन ऑन वेब सर्वर। लेकिन कई दफा हम अपना वेब सर्वर बना लेते हैं, तो फिर हम उस पर खुद भी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। उसके बाद स्ट्रेस टेस्टिंग, यानी कि 15-20 यूजर का लोड डाल के, 1,00,000-1,500 यूजर का लोड डाल के स्ट्रेस टेस्टिंग होगी। जैसे आईकैप की वेबसाइट अक्सर रिजल्ट शो नहीं कर रही होती, एकदम उस पर इतना स्ट्रेस पड़ता है कि सारे स्टूडेंट अपना रिजल्ट खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो वेबसाइट की क्या होगी? स्ट्रेस टेस्टिंग। ये सारी कौन सी फेज चल रही है? नहीं, डेवलपमेंट में एप्लीकेशन एंड उसके बाद ग्राफिकल डिजाइन्स तो आते ही हैं। डिजाइनिंग क्या करनी है? येलो थीम रखनी है, ब्लू थीम रखनी है। डिजाइनिंग द अपीयरेंस ऑफ वेब पेजेस, कि देखने में ये कैसे लगेंगे। और इन द एंड वेबसाइट पे बहुत सी जगहों पे अंग्रेजी लिखी होती है, चीजों के फीचर्स लिखे होते हैं, चीजों के फीचर्स लिखे होते हैं। ये तो हमें पता चल गया था। ये वाला कंटेंट अब डेवलप करना है, ये कंटेंट डेवलप करना है। तो क्रिएटिंग खुद कर लें, क्रिएट किसी से परचेज कर लें, प्रिपेयर कर लें, अपलोड फिर करें इंफॉर्मेशन को ऑन द वेबसाइट बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वेबसाइट। वेबसाइट मुकम्मल होने से पहले ये सारी चीजें अपलोड कर दें, ताकि यूजर्स को चीजों की डिस्क्रिप्शन और वो सारी की सारी क्वालिटी की चीजें पता हों, उसके बाद वो इजीली आके ऑर्डर कर लेगा। तो ये सारी डेवलपमेंट फेज है, डेट इज डिवाइडेड इनटू 3 फर्दर फेजेस। नंबर 1 एप्लीकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ग्राफिकल डिजाइनिंग करनी और कंटेंट डेवलपमेंट करना। इसके बाद तो वेबसाइट ऑपरेशनल हो गई है, यानी अब लोगों ने उसको एक्सेस करना शुरू कर दिया, अब तो ऑपरेशनल हो गई है। जैसे वो नहीं होता था, R&D बंद हो गई है और ये फैक्ट्री को हैंडओवर हो गई है, तो अब ये कस्टमर्स की एक्सेस में आ गई है, क्योंकि इस पर रिसर्च और डेवलपमेंट मुकम्मल हो चुकी है। द ऑपरेटिंग स्टेज बिगिंस वंस द डेवलपमेंट ऑफ अ वेबसाइट हैज बीन कंप्लीटेड। एन एंटिटी मेंटेन्स एंड एनहांसेस द एप्लीकेशन, मेंटेन भी करती है, एनहांस भी करती है। इसमें ग्राफिक्स को जरूरत पड़ती है तो बार बार अपडेट करना पड़ता है, रिवाइज करना पड़ता है, ग्राफिक्स चेंज कर दें आप, न्यू फंक्शंस ऐड कर दें, फीचर्स ऐड कर दें, जो वेबसाइट में किसी ने गलतियां बताई उनको सही कर दें, रजिस्टर कर लें वेबसाइट को विद सर्च इंजन, गूगल वगैरह को पैसे दें और उन्हें कहें कि जिस वक्त जो है वो लोग AC लिखें, एयर कंडीशनर, तो ऊपर 2-3 जो वेबसाइट्स के नाम आते हैं वो हमारी वेबसाइट के नाम आए। तो रजिस्टरिंग द वेबसाइट विद सर्च इंजन की प्लीज कैपिटलाइज नहीं करना इसको। ये कौन सी फेज शुरू हो गई है? ऑपरेशनल फेज। उसके बाद बैकअप करें अपने डाटे को।
डेटा बैकअप करना भी कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, इसको भी हम पढ़ेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। रिव्यूइंग सिक्योरिटी एक्सेस, सिक्योरिटी एक्सेस वगैरह किसी को देके प्रॉपर पासवर्ड लगवाएं, किसी इंजीनियर को पैसे देके, लेकिन इसको भी कैपिटलाइज नहीं करना। रिव्यू करते रहे सिक्योरिटी एक्सेस। एनालाइजिंग द यूजेज ऑफ वेबसाइट, और अक्सर यूजेज देखते रहे, सुबह को लोड ज्यादा होता है, शाम को लोड ज्यादा होता है, कस्टमर कैसे वेबसाइट यूज कर रहे हैं इसको एनालाइज करते रहे। अब ये सादा सादा सी बातें थी जो आपको जिंदगी में पता है। असूल अब ये है जो आपको पहले पता है वही, रिसर्च कहां जाएगा, एक्सपेंस में। डेवलपमेंट, दीज विल बी कैपिटलाइज्ड, these will be capitalized. However, if recording criteria is not met, then it will be। अच्छा, ये मैंने अपनी आसानी के लिए लिखा हुआ है, ओरिजिनल स्टैंडर्ड आप खोल के देखेंगे ना सीए करने के बाद, उसमें उल्टे तरीके से लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ है these will be expensed, however if recording criteria is met, then it will be capitalized। तो उसने जरा भयानक तरीके से लिखा हुआ है, ओरिजिनल स्टैंडर्ड जो बना हुआ है उसमें उसने लिखा हुआ है these also will be expensed, however if it meet the recording criteria then it will be capitalized। अच्छा, यहां जो रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया है ना IS 38 का, वो रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया दोनों हैं, वो रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया दोनों हैं। एक जो हमने पेज 216 पे पैरा 21 पढ़ा था, ये भी मैं लिखवा देता हूं, वहां पे पेज 216 पे पैरा 21 पढ़ा था, कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली एंड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर प्रोबेबल। ये भी रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया। वो जो डेवलपमेंट की 6 कंडीशंस हमने पढ़ी थी ना, कि टेक्निकली फिजिबल भी है ये वेबसाइट, मुकम्मल हो सकेगी या नहीं, हमारी नीयत भी है इसको मुकम्मल करने की या नहीं, बाद में इससे फायदा भी उठा सकेंगे या नहीं, डेट इज पैरा नंबर 57 ऑन पेज नंबर 221। तो इधर जो रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया है ना, उससे दोनों मुराद हैं। बताएं माय डियर, इधर रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया से क्या क्या मुराद है? पैरा 21 और पैरा पेज नंबर 216, 221 पे असल में वो पैरे का नंबर आ रहा था ना। तो एक मजे की बात पता चली कि डेवलपमेंट के 6 क्राइटेरिया इधर भी पूरे होने जरूरी हैं, तो ही इंटेंजिबल में डाला जाएगा वेबसाइट कॉस्ट्स को। इसकी तस्वीर जरा खींच दें भाई। जी मैं आता हूँ, इसकी तरफ मैं आता हूँ, उसकी ट्रीटमेंट पढ़ूंगा ना आगे तो क्लियर हो जाएगा आपको। अच्छा भाई, एक चीज इस वेबसाइट के बनते हुए भी एक्सपेंस में डालनी है, फोटोग्राफर को जो तस्वीर खींचने के पैसे दिए, कंटेंट राइटिंग डेवलपमेंट में डाल दें, कंटेंट राइटिंग को कैपिटलाइज करना है, लेकिन फोटोग्राफर को जो तस्वीर खींचने के पैसे दिए, इसको आपने किस में डालना है? एक्सपेंस में, क्योंकि ये स्टैंडर्ड को स्टिल एडवर्टाइजमेंट लग रही है, तो इसलिए तस्वीर खींचने के फोटोग्राफर को जो पैसे दे रहे हैं आप, डेट विल बी एक्सपेंस्ड। डन। तो बता दें डेवलपमेंट फेज का कौन सा ऐसा खर्चा है जिसको हमेशा ही एक्सपेंस में डालना है? पढ़े ना, एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन, चाहे अच्छी वाली डेवलपमेंट ही चल रही हो, फॉर एडवर्टाइजिंग पर्पस इज एक्सपेक्टेड, इज एक्सपेंस्ड। फॉर एग्जांपल, प्रोफेशनल फीस पेड टू एक्सपर्ट फॉर टेकिंग द डिजिटल पिक्चर्स ऑफ एंटिटीज प्रोडक्ट्स। लेकिन इसमें जो ग्राफिक डिजाइनिंग हो रही थी, बैक एंड पे जो थीम चल रही थी,
इनकी वेबसाइट की तो थीम कोई मुझे मजे की नहीं लग रही, बैकएंड पे कोई थीम नजर ही नहीं आ रही, व्हाइट ब्लैक रेड ऐसे कुछ चीजें आ रही हो। अगर बैकएंड पे कोई थीम चल रही थी या कोई कंटेंट राइटिंग हो रही है तो उसको अल्लाह का शुक्र है क्या करना है, कैपिटलाइज करना। अच्छा जी, ऑपरेशनल फेज के ना सारे खर्चों को, ऑपरेशनल फेज होता है, अब तो वेबसाइट इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, तो कभी यूजर बताता है ये मसला आ गया, ये मसला आ गया, पिक्चर नहीं डाउनलोड हो रही, नीचे स्पेसिफिकेशन नजर नहीं आ रही, तो आप अपडेट करते रहे इंफॉर्मेशन को, ग्राफिक्स को जरूरत पड़ने के ऊपर। लेकिन अगर आप कोई ऐसा न्यू फीचर डाल दें जिससे आपको वाजे लगे कि मेरी सेल बढ़नी है, मिसाल के तौर पे लोग पहले कैश सेल करते थे, कैश ऑन डिलीवरी, यानी जब आप डिलीवर करते थे तो घर में लोग पैसे आपको पकड़ाते थे। आपने जब से ऑनलाइन पैसे एक्सेप्ट करने शुरू किए, एटीएम कार्ड की डिटेल डाल के बैंक से बात की, तो वो तो पूरा फीचर डलवाने के लिए आपको जो है वो किसी एक सॉफ्टवेयर वाले को, एक्सपर्ट को लाख डेढ़ रुपया देना पड़ गया होगा। अगर कोई ऐसा नया फीचर ऐड करें जिससे वाजे पता चल सके कि फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट ज्यादा हो जाएंगे और पहले कम थे, तो फिर उसको कैपिटलाइज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बहुत रेयर होगा, ये जनरल रूल नहीं है। ऑपरेशनल फेज के खर्चों को क्या करना है, एक्सपेंस, अनलेस इट्स मीट द IAS 38 क्राइटेरिया फॉर कैपिटलाइजेशन ऑफ सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर। वो किसी दिन मैं आपको पढ़ाऊंगा, अभी तक इसलिए नहीं पढ़ाया हुआ सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर वाला कॉन्सेप्ट, क्योंकि वो मोर और लेस IAS 16 में आपने पढ़ा हुआ है कि ऐसा खर्चा करना जिससे उसकी इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी इनहैंस हो जाए। तो फिर ऑपरेशनल फेज के खर्चे को कहां डाल देंगे, वरना यदि जनरल रूल ऑपरेशनल फेज के खर्चे को कहां डालेंगे, एक्सपेंस में डालेंगे। अच्छा, सेलिंग एडमिन में इधर वही बात है जो पहले पढ़ी थी, अगर नॉट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है तो एक्सपेंस में डाल दें, और अगर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल हैं तो कैपिटलाइज कर दें, क्योंकि ये छोटा सा ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है कि सेलिंग एडमिन और जनरल ओवरहेड्स को एक्सपेंस में डालें, अनलेस के आगे क्या लिखा हुआ है, अगर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल हो। इनएफिशिएंसीज एंड इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेज, ये तो पुरानी बातें चली आ रही हैं, ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉइज, ये सारा कहां डालना है बोले, डन। अच्छा, अगर एक वेबसाइट बन ही एडवर्टाइजमेंट पर्पस के लिए रही है और उस वेबसाइट में यह सारा खर्चा हो तो सारा ही एक्सपेंस में जाएगा। ये स्टार देखें, स्टार स्टार स्टार, these will be expensed when the purpose of creating the website is marketing। जैसे किसकी वेबसाइट थी, पेप्सी, तो पेप्सी वाले ये जो भी मैंने आपको पेप्सी की वेबसाइट बनाई है, इन्होंने क्या डेवलपमेंट फेज में ऑब्टेन किया होगा डोमेन नेम किया होगा ना, इन्होंने इसी तरह स्ट्रेस टेस्टिंग की होगी, डिजाइनिंग की होगी पेजेस की, कोई ना कोई कंटेंट क्रिएट किया होगा, लेकिन ये सारा क्यों खर्चे में जा रहे हैं, क्योंकि ये सारा का सारा किसके लिए है, सोनली प्रमोशनल पर्पस के लिए। ओवर। चलें जी, अब सवाल करना शुरू करते हैं, सवाल से चीजें इंशाल्लाह क्लियर होंगी। अच्छा माय डियर, आज एक धमाका होने लगा है। ये वेबसाइट की बात नहीं है, जनरल IAS 38 में अब मैं वापस आ गया हूं। रिसर्च भी कैपिटलाइज होती है, सिर्फ एक एक्सेप्शन है इसकी, रिसर्च भी कैपिटलाइज होती है अगर आपने रिसर्च परचेज की है, अगर आपने रिसर्च क्या की है, परचेज की है। अब मैं आपको इसकी मिसाल देता हूं, मैंने परचेज की रिसर्च और डेवलपमेंट, गोरमे वाले कह रहे थे कि हम जैम वाला पिज़्ज़ा बना रहे हैं, शहद वाला पिज़्ज़ा बना रहे हैं, तो इन्होंने रिसर्च भी कर ली थी, डेवलपमेंट भी कर ली थी। उन्होंने रिसर्च डेवलपमेंट कितने की मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, ये मेरी बातें और से सुना करें, पेपर में कोई फिगर देगा वो आपको इग्नोर करनी पड़ेगी।
उन्होंने कितने की रिसर्च डेवलपमेंट की इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने 10 रुपए की रिसर्च की, 12 रुपए की डेवलपमेंट की, मैंने उसके कितने पैसे दिए ये बात है असल। तो मैंने रिसर्च खरीदी 15 रुपए की और डेवलपमेंट खरीदी 20 रुपए की, लेकिन ये पार्शली थी, मुकम्मल नहीं हुई थी अभी, या होते मुकम्मल होने के भी करीब हो, कोई मसला नहीं। मैंने उससे उनकी R&D खरीद ली। मैंने कितने में खरीदी R&D? 35 में, ठीक है। फिर मैंने इंटरनली, फिर मैंने उसको बेहतर किया ना, फिर मैंने इंटरनली खर्चा करना शुरू किया। फिर मैंने उस पर रिसर्च की 2 की और डेवलपमेंट की 12 की। आप मुझे बता दें इनटेंजेबल किताबों में कितने पे रिकॉर्ड होगा? 35 जमा 12, 47। मैं जब दोबारा शुरू कर दूंगा उस पर रिसर्च, तो ये तो इंटरनली की है या ये भी परचेज की है? परचेज्ड पार्शल डेटा। पार्शल डेटा या मुकम्मल डेटा? पार्शल डेटा R&D का परचेज कर लिया था। अभी वो R&D कर रहे थे तो मैं उनसे चीज लेके आ गया। डन। चलें नोट कर लें। इसके बाद पास पेपर का क्वेश्चन 9 फिर शुरू करते हैं। भाई पास पेपर के सवाल होमवर्क में दिए जाएंगे और मेरा ये काम है इंश्योर कराना। ऑनलाइन वाले बच्चे पूछ रहे थे कि पेपर आपके सारे कवर हों, तो थोड़ा सा ज़रा टॉपिक को चल लेने दें, अभी करेंगे इंशाल्लाह सारी चीज़ें। जी बोले बोले। सेल के केस में क्या होगा ये तो हमारे स्कोप में नहीं है ना। हम तो IAS 38 पढ़े हैं, इनटेंजिबल एसेट। सेल की बातें तो इंशाल्लाह हम IFRS 15 में करेंगे, रेवेन्यूज के स्टैंडर्ड में। हो गया जी, चले आगे। निकाल लें अब सवाल, बनाओ यार दूसरा पार्ट।